चाणक्य और चंद्रगुप्त की 65वां एपिसोड। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त जब धमाके वाली जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका है। आसपास बहुत सारे सैनिक बेहोश पड़े थे और बगल के कुछ घरों में भी आग पकड़ चुकी थी। वहीं कुछ यवन सैनिक उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ वहां बेहोश पड़े सैनिकों को उपचार के लिए ले जा रहे थे। चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, आचार्य, जमीन पर इतना बड़ा गड्ढा, ये सब कैसे हुआ होगा? चाणक्य ने सामने इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि यह सब कैसे हुआ। चंद्रगुप्त ने सामने देखा तो वहां एक गुलेल नुमा विशाल यंत्र खड़ा था और उसके मुहाने पर एक बड़ा सा गोला भी बंधा हुआ था। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है सिकंदर की वो जादुई शक्तियां जिससे वो विरोधी सेना पर विजय प्राप्त करता है। निसंदेह यह यंत्र बहुत खतरनाक है। आग के गोले दूर तक फेंक सकता है और सामने वाली सेना को एक ही वार में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, आचार्य, यह तो गुलेल के आकार का है, परंतु इतना विशाल। अगर यह गड्ढा इस यंत्र से हुआ है तो यकीनन यह एक बड़ी सेना को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। चाणक्य बोले, इस यंत्र का भी तोड़ ढूंढा जा सकता है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से बोला, इसका तोड़ क्या हो सकता है आचार्य? चाणक्य गुलेलनुमा यंत्र को देखते हुए बोले, तुम्हें ज्ञात ही होगा कि गुलेल का इस्तेमाल दूर की चीजों को मारने के लिए होता है। संभवतः इनकी योजना भी इस यंत्र से आग के गोले को एरात नगर से बाहर फेंकना था, परंतु किसी चूक की वजह से गोला उनके अपने ही खेमे के पास गिर गया और इन्हीं के सैनिकों को घायल कर बैठा। चंद्रगुप्त आचार्य की बात भांपता हुआ बोला, अर्थात अगर हम यंत्र में गड़बड़ी पैदा कर दें तो ये उनके ही खेमे को नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य ने हाँ में सर हिलाया और बोले, और उस गड़बड़ की जानकारी जुटाने के लिए हमें इसको और करीब से देखना और समझना होगा, ताकि जिस उद्देश्य से हम यहां पर आए हैं वो पूरा हो सके। ये बोल वो दोनों थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी नायक वहां भागता हुआ आ पहुंचा। वो तेजी से हाँफ रहा था। चाणक्य आश्चर्य से बोले, क्या हुआ? सब कुशल तो है? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? नायक गहरी सांस लेता हुआ बोला, हाँ आचार्य, सब ठीक है। मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था। हमें आज भी यहां रहने का मौका मिल गया। जब तक व्यापारी की गाड़ी ठीक नहीं होती वो इस नगर से बाहर नहीं जा पाएगा। चाणक्य बोले, अच्छी बात है। नायक ने आगे कहा, आचार्य, मैंने कुछ गांधार के सैनिकों को बात करते हुए सुना। यहां से कुछ दूरी पर समूचा भारत बना हुआ है। ये सुनते ही चाणक्य और चंद्रगुप्त अवाक रह गए। चाणक्य बोले, समूचा भारत? नायक बोला, जी आचार्य, वो कह रहे थे कि सिकंदर महान ने इस नगर के भीतर ही पूरे भारत का निर्माण किया है, लेकिन क्यों यह किसी को नहीं पता। गांधार के सैनिकों को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। ये सुनते ही चाणक्य के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। वो बोले, यदि ऐसा है तो हमें वहां जाना होगा। एक छोटे से नगर के भीतर बने विशालकाय भारत का सच हमें किसी भी स्थिति में ज्ञात करना ही होगा। चंद्रगुप्त और नायक दोनों ही चाणक्य की बात से सहमत दिखे। तीनों ही वहां से उस स्थान की तरफ प्रस्थान कर गए जहां एक समूचे भारत के होने का अनुमान था। जहां चाणक्य सिकंदर की युद्ध नीति और रणनीति को समझने एरात नगर की जांच में व्यस्त थे, वहीं आश्रम में सुकन्या विष के प्रभाव से बच चुकी थी। सुकन्या गुरु माता के कक्ष में ही लेटी हुई थी। उसके माथे पर औषधि का लेप लगा हुआ था। अचानक उसे प्यास लगी, लेकिन वहां उस समय कोई भी नहीं था। सुकन्या अभी थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने पानी पीने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाई। वो धीमे स्वर में बोली, यहां कोई है? लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। उसने फिर से दोहराया, कोई है यहां? पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है जोरों से। फिर से कोई आवाज नहीं आई। सुकन्या खुद से बोली, लगता है मुझे ही बाहर जाना होगा। उसने बिस्तर से उठना चाहा कि तभी उस कक्ष का द्वार खुला। सुकन्या ने देखा कि उसकी हम उम्र एक कन्या ने
हाथ में पानी से भरा पात्र लिए कमरे में प्रवेश किया और उसके पास आकर बोली, आपके लिए पानी। सुकन्या ने उसके हाथ से तुरंत पात्र ले लिया और एक बार में ही सारा पानी पी गई। वो कन्या बड़ी ही मासूमियत से एकटक सुकन्या का चेहरा ही देख रही थी। जैसे ही सुकन्या का पानी पीना खत्म हुआ, वो कन्या बोली, लगता है आपको बहुत प्यास लगी थी। उसकी बात सुन सुकन्या मुस्कुराकर बड़े प्यार से बोली, हाँ बहुत ज्यादा। पर तुम कौन हो? वो कन्या बोली, मैं इरावती, गुरु माता की शिष्या। उनके साथ यहां रहकर विभिन्न रोगों के उपचार की विधि सीख रही हूं। सुकन्या बोली, तो इसका अर्थ है कि तुम एक भावी वैद्य हो? इरावती ने हामी में अपना सर हिला दिया। सुकन्या गंभीर होकर बोली, तुम्हारे माता पिता कहां रहते हैं? यह सुन इरावती के चेहरे पे उदासी आ गई और वो बोली, मैं अनाथ हूं। यह सुनकर सुकन्या को जैसे झटका लगा। इरावती आगे बोली, अब तो गुरु माता ही मेरी मां और पिता है और उनके रहते हुए मुझे अपने मां बाप की कमी कभी महसूस नहीं होती। उसने इतने प्यार से सब कह दिया जैसे उसके लिए उसके मां या पिता का ना होने का अब कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सुकन्या उसके दर्द को समझ सकती थी। उसने इरावती का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से बोली, मेरी मित्र बनोगी? इरावती थोड़ा सहमते हुए बोली, आपकी मित्र? लेकिन अगर मुझे भी आपकी तरह विषैले बिस्तर पर लेटना पड़ा तो? सुकन्या तुरंत हंसते हुए बोली, तब तुम अपनी औषधि से स्वयं अपना दर्द दूर कर लेना। इरावती के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सुकन्या अपनी हथेली आगे करते हुए बोली, फिर आज से तुम मेरी मित्र हुई। मित्रता पक्की समझे? इरावती ने भी हथेली सुकन्या की हथेली पर रख दी। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो बहुत खुश है, लेकिन मन ही मन वो उदास थी। वो सुकन्या की तरफ देखती हुई मन में ही बोली, ये मित्रता तो बस कुछ पल की है, क्योंकि तुम्हें ज्ञात नहीं कि अब आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसे खुद में ही खोया हुआ देखकर सुकन्या बोली, इरावती क्या हुआ? क्या सोच रही हो? इरावती सर हिलाते हुए मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, मैं अभी आई। एक तरफ सुकन्या आश्रम में अपनी नई मित्र बनाकर खुश हो रही थी, वहीं मगध में विशाखा अमात्य की खुशी पर ग्रहण लगा चुकी थी। अमात्य अपनी कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि विशाखा से कैसे छुटकारा पाया जाए। वो विशाखा के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी उनका पालतू खरगोश उनके पैर के पास आकर घूमने लगा। अमात्य वहीं बिस्तर पर बैठ गए और खरगोश को हाथ में लेकर उसे दाना खिलाने लगे। खरगोश भी बड़े प्यार से दाना खाने लगा। वहीं अमात्य फिर से किसी और ही दुनिया में खो गए। आज जिस प्रकार महाराज ने भरे दरबार में उन पर धोखा देने का इल्जाम लगाया था, इससे उनका मन बहुत आहत हुआ था। अचानक ही खरगोश ने उनकी उंगली को हल्का सा काट लिया। अमात्य के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने देखा दाना खत्म हो चुका था। खरगोश भी उछलकर अपने बिल में भाग गया। अमात्य ने अपनी उंगली देखते हुए कहा, आजकल अपने पालतू ही काटने लगे हैं मुझे, शीघ्र ही कुछ उपाय करना होगा। वो अभी अपनी उंगली का उपचार करने उठे ही थे कि तभी उनके कक्ष की दीवार पर तेजी से एक तीर आकर टकराया। अमात्य डर कर नीचे झुक गए। उन्होंने देखा तीर के सिरे पर एक पत्र लिपटा हुआ है। उन्होंने तुरंत ही पत्र को अपने हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, अगर आपको मालकेतु वापस चाहिए और अपने रहस्य को रहस्य ही बने रहने देना है तो आपको मंत्री शक्टार की सजा कम करवानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मालकेतु के साथ साथ विशाखा का रहस्य भी सबके सामने आ जाएगा कि वो आपकी गुप्तचर है। अमात्य यह पढ़कर सोच में डूब गए। उन्होंने सोचते हुए खुद से कहा, यह पत्र शक्टार से जुड़ा हुआ है तो संभवतः शंभुनाथ ने ही भेजा होगा। कहीं विशाखा भी मंत्री शंभुनाथ का साथ तो नहीं देने लगी है। उन्होंने मन ही मन निश्चय करते हुए कहा,
जो भी हो, अमात्य भी राजनीति के खेल में माहिर है। मैं ऐसे तो शंभुनाथ के सामने हार नहीं मानने वाला। शक्तार तो अवश्य ही मरेगा, और अब विशाखा भी मरेगी। देखता हूं कौन सा रहस्य मुझे रोक सकता है। जहां अमात्य ने निश्चय कर लिया था कि वो शंभुनाथ के सामने हार नहीं मानेंगे, वहीं चाणक्य भी अपनी जान जोखिम में डालकर सिकंदर के हर रहस्य को जानने पे तुले थे। आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त और नायक तेजी से छिपते छिपाते उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां एक कृत्रिम भारत होने की बात नायक ने उन्हें बताई थी। क्योंकि वो तीनों दास की वेशभूषा में थे, इसलिए कोई भी उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं कर रहा था। उस स्थान की ओर बढ़ते हुए भी चाणक्य अपनी दृष्टि हर ओर जमाए हुए थे। उन्होंने देखा कि जहां वो जा रहे हैं वहां की प्रत्येक गली और चौराहे पर यवन सैनिक अलग अलग तरीके से युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। वहां कोई तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था तो कोई भाले से युद्ध का। सभी अभ्यास में इतने व्यस्त थे कि उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि इन सभी के मस्तिष्क में सिर्फ एक बात भरी गई है, और वो है युद्ध में जीत। यह देख नायक बोला, आचार्य, यवन सैनिक हर समय युद्ध अभ्यास में ही व्यस्त है। इसका क्या कारण हो सकता है? चाणक्य बोले, हो सकता है कि उनकी किसी रणनीति का हिस्सा हो। सारे सैनिक इसी क्षेत्र के आसपास ही क्यों युद्ध अभ्यास कर रहे हैं? अभ्यास के लिए तो मैदान भी खाली है। यहां जो दिख रहा है आवश्यक नहीं कि वही हो। सभी छुपते छुपाते हुए कृत्रिम भारत के नजदीक पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि सामने एक नहर बह रही है। उस नहर के पार नकली पर्वतों की एक श्रृंखला बनाई गई है जो कि हिमालय के समान थी। यहां पर कई यवन सैनिक मुस्तैद होकर पहरा दे रहे थे। उस स्थान की सुरक्षा बहुत ही कड़ी थी। वहां नजदीक ही एक गुंबद था जिस पर खड़े होकर यवन सैनिक पहरा देते दिख रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि गांधार का एक भी सैनिक उस क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ रहा था। यह देख चाणक्य बोले, आश्चर्य है कि एक भी गांधार का सैनिक यहां उपस्थित नहीं है। ऐसा क्या है उस पार? यह हमें पता करना होगा। नायक बोला, आचार्य, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच हम वहां पहुंचेंगे कैसे? नायक की बात सुनने के बाद चाणक्य ने गुंबद के ऊपरी सिरे को देखा। उन्होंने इशारा करते हुए कहा, हम उस पार नहीं जा सकते, किंतु यदि उस गुंबद तक पहुंच जाएं तो ये तो आसानी से देख ही सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। आखिर इस भारत का रहस्य क्या है? नायक हैरान होकर बोला, आचार्य, ये कैसे मुमकिन है? गुंबद के पास इतने सैनिकों का पहरा है, हम सीढ़ियों से तो ऊपर नहीं पहुंच सकते, और कोई दूसरा उपाय भी नजर नहीं आ रहा है। चाणक्य बोले, कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, हमें ऊपर जाने का उपाय ढूंढना ही होगा। चंद्रगुप्त गुंबद पर पहुंचने के तमाम रास्तों को देख रहा था। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, सीढ़ियों से तो नहीं जा सकते क्योंकि वहां सैनिकों का पहरा है। रस्सी के सहारे भी हम नहीं चढ़ सकते क्योंकि वो बहुत ऊंचा है, और ना ही हमारे पास रस्सी है। तभी उसे गुंबद के एक तरफ आम का एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी एक शाखा गुंबद के बीचों बीच एक खिड़की को छू रही थी। उसने उत्साहित होकर कहा, आचार्य, हमारा काम हो गया, हम गुंबद के ऊपर जा सकते हैं। चाणक्य ने सवालिया नजरों से चंद्रगुप्त की तरफ देखा। चंद्रगुप्त ने इशारा करते हुए कहा, आचार्य, हम पेड़ के सहारे वहां पहुंच सकते हैं। चाणक्य को उसका सुझाव अच्छा लगा। तीनों छुपते हुए जैसे ही पेड़ के पास निकलने वाले थे, तभी उन्होंने पेड़ के पास दो यवन सैनिकों को घूमते हुए देखा। चंद्रगुप्त ने सैनिकों को नहीं देखा था। वो उनकी नजर में आता उससे पहले ही नायक ने उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार की ओर में खींच लिया। सभी ने राहत की सांस ली। चंद्रगुप्त परेशान होता हुआ बोला, अब तो ये रास्ता भी बंद हो गया। चाणक्य ने कुछ सोचते हुए कहा, यहां सिर्फ दो सैनिक हैं, हमें इनका ध्यान भटकाना होगा। नायक तुरंत बोला, आचार्य, ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। आप दोनों गुंबद पर जाने की तैयारी करें, मैं इन सैनिकों का ध्यान भटकाता हूं। चाणक्य ने हाँ में सर हिलाया। नायक मुस्कुराता हुआ दीवार की ओर से बाहर निकला और जानबूझकर उन सैनिकों के सामने से निकला। एक व्यक्ति को अपनी तरफ बढ़ता देख दोनों ही यवन सैनिकों ने उसे घेर लिया और अपना भाला उसकी गर्दन में लगा दिया। वही मौका पाकर चाणक्य और चंद्रगुप्त पेड़ की तरफ बढ़े। सैनिकों के पूछने पर नायक ने खुद को एक सेवक बताया
और कहा कि उसके साथ आए अन्य दास भटक गए हैं, वो उन्हें ही ढूंढ रहा है। उनके पूछने पर कि वो यहां कैसे पहुंचा, नायक उन्हें अलग अलग कहानी सुनाकर उनका ध्यान भटकाने लगा। वहीं चंद्रगुप्त और चाणक्य पेड़ के रास्ते गुंबद के अंदर प्रवेश कर गए। गुंबद के ऊपर से भी दो सैनिकों के आपस में बातें करने की आवाजें आ रही थी। शायद वहां से सैनिक नजर रखे हुए थे। चाणक्य बोले, हम ना ही यहां से ऊपर जा सकते हैं और ना ही नीचे, हमें यहीं रहकर देखना होगा कि उस तरफ क्या है। चंद्रगुप्त भी उनकी बातों से सहमत दिखा। दोनों ही मैदान वाले छोर की खिड़की पर गए और वहां से नीचे का नजारा देखने की कोशिश करने लगे। वहां से मैदान का दृश्य देखते ही दोनों अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि उस तरफ एक बड़ा मैदान था, जिसके ऊपर भारतवर्ष से मिलता जुलता कृत्रिम भारत बनाया गया था। हिमालय श्रृंखला के ऊपर यवन सेना के सेनापति और उच्चाधिकारी खड़े थे और राजसी वेशभूषा में एक व्यक्ति उस पूरे भाग में अकेला आगे बढ़ रहा था। भारतवर्ष पर जहां जहां पहाड़, पर्वत, नदी और जंगल थे, वहां ठीक उसी तरह की छवि उकेरी गई थी। साथ ही मगध के बड़े साम्राज्य को भी उकेरा गया था। उसमें उज्जैन, वज्जी, अंग, कौशल जैसे सभी महत्वपूर्ण जनपदों को स्थान दिया गया था। गांधार वाले क्षेत्र पर घोड़े और सैनिकों की प्रतिमूर्ति रखी हुई थी। वो व्यक्ति गांधार की सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा निराश लग रहा था, जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे कैसे बढ़ना है। चंद्रगुप्त बोला, ये व्यक्ति गांधार की सीमा को पार करना चाहता है, लेकिन शायद असमंजस में है कि कहां जाए। तभी उस व्यक्ति ने घोड़े को हिंदू कुश पर्वत वाले स्थान से पार कर झेलम नदी के किनारे ठहराया। वहां उपस्थित अधिकारियों में गांधार के दिखने वाले एक अधिकारी ने कुछ कहा और उस व्यक्ति ने अपने घोड़े को पीछे कर तक्षशिला वाले नक्शे पर लाकर खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, आचार्य, ये कहना क्या चाह रहे हैं? चाणक्य बोले, इनकी योजना झेलम नदी को पार कर पुरु राष्ट्र को हराने पर होगी, लेकिन गांधार के उस सेनापति ने बताया होगा कि तक्षशिला के विद्रोह को दबाए बिना वहां नहीं जा सकते। सेनापति जानता है कि अगर तक्षशिला में यवन सेना के प्रति विद्रोह भड़का तो आचार्यों का समूह अवश्य ही उसके विरुद्ध होगा, और सिकंदर आगे बढ़कर विद्रोहियों से घिरना नहीं चाहता है। चंद्रगुप्त बोला, तो भारत पे विजय प्राप्त करने हेतु इन्होंने इस भारत का निर्माण किया है, ताकि इन्हें भारत में किस प्रकार आगे बढ़ना है और किस तरह रणनीति अपनानी है, उसमें कोई परेशानी ना आए। और ये जो व्यक्ति अकेला आगे बढ़ रहा है, ये... चाणक्य मुस्कुरा उठे और बोले, यही सिकंदर है। यह सुनते ही चंद्रगुप्त चौंक गया और हैरानी से कभी चाणक्य तो कभी सिकंदर को देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विश्व विजेता सिकंदर उसके सामने है। आखिर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त सिकंदर की रणनीति समझने के बाद अगला कदम क्या उठाएंगे? अमात्य विशाखा और शंभुनाथ को हराने के लिए कौन सी नई चाल चलेंगे? सुकन्या के साथ अब क्या होने वाला था, जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।